हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आई एम सागर शर्मा और आज के सेशन में हम कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट मुद्दों के बारे में बातचीत करने की कोशिश करेंगे जिन पे बीते 2 साल से कई सारे मुहिम चले भी हैं। ठीक है, कई लोगों ने आंदोलन जैसा भी किया है, मोर्चे भी निकले हैं और कई ऐसे वाद विवाद हुए हैं, ठीक है, जो कि इस स्थिति को समझाने की कोशिश कर रही हैं। बहुत सारे टीचर्स जैसे कि बी सिंह सर हो गए, उमेश ढांडे सर हो गए, ठीक है, उनके अलावा कई सारे ऐसे बड़े बड़े टीचर्स हैं जिन्होंने पूरी कोशिश की है कि वो जो अनएम्प्लॉयमेंट है जिसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं, ठीक है, उसके खिलाफ, ठीक है, प्रदर्शन कर सकें। काफ़ी तरीके से हम लोग ट्वीट के थ्रू या फिर यूजिंग दी इंस्टाग्राम, कई लोग फेसबुक को भी यूज़ कर हैशटैग चला कर हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि सरकार तक हम अपनी बात को पहुंचा सकें, ताकि सरकार अनएम्प्लॉयमेंट को भी एक प्रॉब्लम समझे। अभी तक सरकार, मुझे लगता नहीं है या हमें समझ नहीं आ रहा है कि सरकार अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करने में क्यों इतनी देरी कर रही है, क्यों विफल रह रही है, इसके बारे में हमें अभी तक कोई भी आइडिया नहीं है। ठीक है, तो मैं जनरली इस टॉपिक से बचने की कोशिश करता हूँ क्योंकि यहाँ पर बातचीत दो तरफा चलती है। ठीक है, और ये एक ऐसा मुद्दा है, ये रिजर्वेशन जैसा मुद्दा है। रिजर्वेशन एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आप जितनी भी बात करोगे उतना ही नेगेटिविटी फैलने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा मुद्दा है, इस पर जितना जितना इस अनएम्प्लॉयमेंट वाले टॉपिक को खींचा जाएगा उतना ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट या फिर अनएम्प्लॉयमेंट के तथ्य या फिर पुराने 10 साल, पुराने 50 साल, पुराने 60 साल के रिजल्ट्स दिखाए जाएंगे कि 60 साल पहले तो लोग जो थे वो सिर्फ खेती कर पाते थे, सर्विस सेक्टर कुछ भी नहीं था, और आज स्थिति कितनी बदल चुकी है। तो ज़्यादा खींचने या तानने वाला तब ये टॉपिक है रिजर्वेशन की तरह, जिसमें समझ नहीं आ रहा किसको फ़ायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है। मगर फिर भी मैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा और मेरा जो विज़न है मैं वो भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें सारी समझ में भी आएंगी और आप मेरे मोटिव को भी समझ पाओगे। ठीक है, मैं न्यूट्रल रहकर कोशिश करूँगा कि सरकार तक अपनी बात पहुंचाऊं और आपसे भी अनुरोध करूंगा कि शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग अपनी बातचीत को आगे सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें। हाँ, ज़रूरी है कि अब कोविड पैंडेमिक ख़त्म होने की कगार पर बैठा है और अगर अब भी हमने इस मुद्दे को नहीं उठाया तो फिर आने वाले 3-4 साल और हमारे बर्बाद हो जाएंगे। तो जो कहानी शुरू होती है वो लगभग 2019 के दिसंबर से होती है। 2019 के दिसंबर तक सारी चीज़ें लगभग कंट्रोल में थी। हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी सही था उस समय भी, लेकिन उसके बाद दिसंबर 2019 के बाद से अनएम्प्लॉयमेंट रेट में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। रीज़न था वैकेंसीज़ को हटाने का। सबसे पहला मुद्दा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा भी मुझे नज़र आता है, वो ये था, इंजीनियरिंग सर्विसेज में 2019 तक रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज को, रेलवेज़ को जोड़ा गया था और जो पहली बार वैकेंसी मैट्रिक्स निकली थी, जो टेंटेटिव या फिर एक्सपेक्टेड वैकेंसी मैट्रिक्स निकली थी, वो लगभग रेलवेज़ को लेकर की गई थी, जिसमें रेलवे का अच्छा खासा 200-250 सीटों का एक पैमाना था। ठीक है, धीरे धीरे 2019 का दिसंबर आया, बच्चे प्रिपरेशन कर रहे थे, अच्छे लेवल पे बच्चों ने बहुत प्रिपरेशन की थी। मैं उस समय अपने पुराने इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ा हुआ था और मैं भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था। मेरे साथ कई सारे टीचर्स काफ़ी मेहनत कर रहे थे। सौरभ पांडे सर थे, बी सिंह सर काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, ठीक है, ढांडे सर काफ़ी मेहनत कर रहे थे, काफ़ी बड़े बड़े टीचर्स थे जो कि कोशिश कर रहे थे कि हम लोग क्या करें, हम लोग बच्चों तक एक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचा सके ताकि बच्चे अपने सपने साकार कर सकें। अधिकतर इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम देने वाले बच्चों की जो उम्मीद होती है वो रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम से रहती है। उनका सपना यही होता है कि हम लोग रेलवेज़ में जॉब करेंगे, रेलवेज़ की सरकारी नौकरी करेंगे। इंजीनियरिंग सर्विसेज का सपना देखने वाला हर छात्र, हर बच्चे, हर छात्र, हर छात्रा के मन में सिर्फ यही होता है कि मैं रेलवेज़ में जाकर जॉब करूँ। ठीक है, सो एक बहुत बड़ा झटका लगता है जब दिसंबर अंत में आने वाला था, नया साल शुरू होने वाला था, तो रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज के नाम से एक नया गठन बनाया गया जिसको हम लोग IRMS बोलने लगे, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, एंड वहाँ के चेयरमैन ने उस समय एक ऐसा नोटिफिकेशन दिया, एक प्रेस रिलीज दिया कि हम अभी से, ठीक है, तात्कालीन तौर पर इंजीनियरिंग सर्विसेज में जितनी भी वैकेंसीज हमने दे रखी है,
जो कि लगभग 200-250 के आसपास थी, हम उसे रिवोक कर रहे हैं, ठीक है, हम हटा रहे हैं। सेम सिविल सर्विसेज के साथ भी रहेगा, सिविल सर्विसेज में भी जितनी हमारी वैकेंसीज हैं हम उनको रिक्रूट नहीं करेंगे, ठीक है। ये सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि एग्जामिनेशन लगभग 10 से 15 दिन में ही होने वाला था, और उससे पहले आप बच्चों को ये झटका दे रहे हो, जिसमें अधिकतर बच्चे तो सिर्फ यही देखकर पेपर देने बैठ रहे थे कि यहाँ पर रेलवेज़ की वैकेंसी है, हम लोग रेलवेज़ में जॉब करेंगे, ठीक है। जिस रेल में हमने ज़िंदगी भर सफ़र किया है, उसी रेलवेज़ को की बागडोर हम लोग संभालेंगे, और हम अपने देश की उन्नति के लिए आगे अपनी खुद की जो भी हमारी समीक्षा हैं, जो भी हमारी कोशिशें हैं, हम उनको देखकर अपने देश को आगे बढ़ाएंगे, देश के विकास को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बच्चों ने प्रोटेस्ट किया कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। यूपीएससी ने भी एक बार बोला कि यार सोचा जाना चाहिए, मगर ठीक है, उसी समय 6 तारीख के आसपास यूपीएससी का भी आ गया कि रेलवेज़ अब हमारे साथ नहीं है, रेलवेज़ हमारे लिए काम नहीं कर रहा, मतलब रेलवेज़ की वैकेंसी हमारे साथ नहीं है, और उन्होंने भी रिवाइज वैकेंसीज अपनी बता दी, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी। मैकेनिकल वाले बच्चे तो सिर्फ 12 जनरल की वैकेंसी पर आ गए थे। चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है। रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज ने, आईआरएमएस ने कहा कि हम कुछ ही समय के अंदर, ज़्यादा नहीं पर कुछ ही समय के अंदर एक ऐसी नोटिफिकेशन निकालेंगे जिसमें रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम अपना खुद का एग्ज़ाम करवाने की कोशिश कर रहा है। कह रहा था कि हम एससीआरए की तरह खुद का एग्जामिनेशन करवाएंगे एंड उसी के बेसिस पे बच्चों को क्या करेंगे, रिक्रूट करेंगे, ठीक है। और उनका कहना ये भी था कि हम लोग सिविल सर्विसेज से जितनी वैकेंसीज थी, ठीक है, लगभग 100-125 के आसपास जो भी वैकेंसी होती थी, उनको भी यहाँ मर्ज करके आईआरएमएस का खुद का एग्ज़ाम करवाएंगे, ठीक है। बात चलती चलती मई तक आ गई, कोई अभी तक अपडेट नहीं आया। तब तक कोरोना पैंडमिक अपने पीक पर आ चुका था। हमें पता है मार्च में, लगभग 22 मार्च के आसपास पहला लॉकडाउन लगा था, और तब से चीज़ें लगभग 6-8 महीना खिंची गई थी, ठीक है। दिसंबर जनवरी तक तो एक तरीके से लॉकडाउन का कहर रहा ही, ठीक है, लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। उसी बीच एक और झटका लगा, ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने अपनी वैकेंसीज जनवरी-फरवरी के आसपास निकाली थी, जिसमें 254 इंजीनियर्स को, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनीज़ को रिक्रूट करने की बातचीत रखी गई थी, ठीक है। 254 मैकेनिकल इंजीनियर्स, मैं मैकेनिकल का हूँ इसलिए मैकेनिकल के थोड़े से पॉइंट्स मुझे याद हैं, बाकियों के बारे में भी मैं ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाऊँगा, लेकिन अगर हम लोग देखें तो एक अच्छी खासी वैकेंसी हर ब्रांच की थी, जिसमें 250 से ऊपर वैकेंसी मैकेनिकल की थी जो निकलनी चाहिए थी, ठीक है। कोविड पैंडमिक के कारण लगभग जितने भी इंस्टीट्यूट्स थे, चाहे जितने भी पीएसयूज थे, जैसे ओएनजीसी हो, जैसे आईओसीएल हो गया, जैसे आपका एनटीपीसी हो गया, इन्होंने क्या किया, ऑनलाइन प्रक्रिया चालू करी इंटरव्यू की अगस्त के आसपास, और ऑनलाइन ही रिक्रूटमेंट का काम किया। मेरे कई सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन भी हुआ, और वो एनटीपीसी या आईओसीएल में काम भी कर रहे हैं, लेकिन ओएनजीसी का कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं आया। सिमिलरली एक भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बीएचईएल, उसके बारे में भी कुछ नहीं निकला। बीएचईएल की हमेशा वैकेंसीज निकली करती थी, लेकिन चीज़ें बिल्कुल चुप गई, हमें समझ नहीं आया कि क्या है कैसा है, ठीक है, कोई बात नहीं। उस साल नहीं निकला, ओएनजीसी ने बोला भी कि हम नेक्स्ट ईयर इसका रिक्रूटमेंट ज़रूर करेंगे। 2020 का दिन निकल गया, 2020 के अंदर कोई भी अपडेट हमें नहीं मिला। 2 चीज़ें पेंडिंग में जा चुकी थी, 2 नोटिफिकेशन ऐसे थे जिनका बच्चे बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, खासकर से मैकेनिकल इंजीनियर्स, क्योंकि मैकेनिकल के लिए ये दो ही रामबाण हैं, मैकेनिकल और सिविल। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे मैकेनिकल और सिविल के बंदों को हुई है। फ्रॉम जैसे ही हमने रिवोक करा हमारे आईआरएमएस के नोटिफिकेशन को, आईआरएमएस के बारे में अपडेट दिया और उनकी वैकेंसीज़ को हटा दिया, रेलवे की वैकेंसी को हटाने के कारण। मई तक आते आते काफ़ी चर्चा में एक बात आई कि रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज के जो ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो सारी वैकेंसीज़ को मर्ज करके एक सब लेवल सिस्टम बना रहे हैं, जिसमें सारी वैकेंसीज़ एक इक्वल लेवल पे आ जाएगी, ठीक है। जैसे मैं मसलन तौर पे समझाने की कोशिश करूँ तो हमारे पास IRSME ये मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए होती थी, एक IRSS होती थी। इन्होंने इन चीज़ों को मर्ज करके कुछ एक ऐसा पैमाना बताया जिससे हम सारी जॉब को इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड पे ला सकें,
ठीक है, बात बहुत अच्छी थी, बात पते की भी थी, कोई हमें इससे भी इशू नहीं था, बस हम नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे थे। मई तक आते आते थोड़ा बहुत इन्होंने एक और इन्फॉर्मेशन दी, वो ये दी कि इनके ऑफिशियल्स के बीच में बातचीत चल रही है, ठीक है, और इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला, ये लगभग सितंबर के आसपास की बात है। इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि अधिकतर इंजीनियर्स ही इस एग्जामिनेशन को दे रहे हैं। सो लगभग 80-90% जिन बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है रेलवेज़ के अंदर वो इंजीनियर्स हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि ये इंजीनियरिंग सर्विसेज के साथ साथ इसका रिक्रूटमेंट स्टार्ट करें, ठीक है। बातें अभी तक की सारी साफ होंगी, आप लोगों को सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि कैसे कैसे सारा सिनेरियो चला। ये सितंबर तक हम लोग आ गए। हम अभी भी आशा कर रहे हैं कि शायद रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज का कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ जाए। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे पास कितने सारे बच्चों के मैसेजेस पड़े हुए हैं जिसमें बच्चा सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा है कि सर IRMS का क्या हुआ। इंजीनियरिंग सर्विसेज की मतलब आप ये बात समझ सकते हैं, ESE की असली साख, असली वैल्यू रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज से थी, ठीक है, रेलवे से थी, जो कि हट चुका था। और ESE में बच्चों का रुझान तो ख़त्म होना ही था। गेट में भी ONGC के जो रिक्रूटमेंट में इतनी डिले हो गई थी कि बच्चे बेचारे समझ नहीं पा रहे थे कि हम प्रिपरेशन करें कि नहीं करें। एक बात बहुत साफ़ है कि अगर बच्चे को एमटेक ही करना होता, देखो रियलिटी है, हमें पता है कि हम बच्चों को एमटेक के लिए बोलते हैं, हम बच्चों को MBA के लिए बोलते हैं, लेकिन असल भाषा में बच्चा अब इतने सालों से अपने आप को, अपनी मेहनत को, इतनी मेहनत कर चुका है, इतना पढ़ चुका है कि वो उस फ्रस्ट्रेशन लेवल से बाहर निकलना चाहता है। वो ये चाहता है कि वो इकोनॉमिकली स्टेबलाइज हो। याद रखना, मेंटली स्टेबलाइज होने के लिए हमें इकोनॉमिकली स्टेबलाइज होना पड़ेगा, और ये रियलिटी है। लेकिन हम लोग या हमारी सरकार, हम लोग भी बोल रहे हैं और हम सरकार को भी इसमें दोष दे रहे हैं, दोनों का दोष है। हम लोग बच्चों को, ठीक है, हमारे आने वाले भविष्य जो हैं, ठीक है, वही बच्चे हैं जो आगे जाकर कहीं CEO बनेंगे, कहीं CMD बनेंगे, ठीक है। जितने बड़े बड़े नाम अभी पूरे विश्व भर में फेमस हैं, ठीक है, या पूरे इंडिया के जो कई सारी कंपनीज फॉर्च्यून 500 में पहुंच पाई है, वो इन यूथ के कारण ही पहुंच पाई है। और अगर इन यूथ को ही मौका नहीं मिलेगा तो ये कैसे पहुंचेंगे। ये सारी बातचीत चल रही थी। अभी बीच में एक बहुत बड़ा स्कैम भी आया था, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये सारी बातचीत चल रही थी। बच्चा ONGC के लिए ही गेट एग्जामिनेशन को भरता है, ये बात है। ONGC, PO हमारा जो POSCO है, PGCIL है, IOCL है, NTPC हैं, यही वो कुछ PSUs हैं जो बच्चे को दिखती हैं और जिनके बेसिस पे बच्चा एप्लीकेशन फॉर्म भरता है फॉर एनी एग्जामिनेशन नोन एज गेट। बच्चों के लिए गेट का मतलब लगभग 70% बच्चे ऐसे होते हैं जिनका टारगेट डायरेक्टली PSU होता है। उन्हें MTech या MBA से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो फाइनेंशियली अपने परिवार को स्टेबल करना चाहते हैं, ठीक है। इसका मैं आपको एक बहुत ही अच्छा जीता जाता एग्जाम्पल दे सकता हूँ। 2010 से पहले PSUs नाम मात्र ही थी, शायद एक आध PSU भी नहीं होती थी गेट के थ्रू। उस समय जो बच्चे एग्जामिनेशन देते थे वो अभी से 10 गुना कम थे, ठीक है। अभी फिर भी बच्चे बहुत कम दे रहे हैं, काफ़ी बच्चे गिरे हैं। 2015-16 के लेवल के हिसाब से बच्चे काफ़ी कम हो चुके हैं गेट में, लेकिन पहले बच्चे बहुत ही कम प्रिपेयर करते थे गेट के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि हमें गेट से सिर्फ MTech मिलना है, जॉब हमें MTech करके फिर मिलेगी, और MTech के बाद प्लेसमेंट स्टेटस कैसा रहेगा, हो सकता है कि हमें 100% प्लेसमेंट नहीं मिले, चांसेस पूरे हैं। तो MTech की तरफ जाने का रुझान, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि MTech नहीं करना चाहिए, मगर मेन बच्चे की सोच यही होती है कि हमें PSU मिल जाए, जिसमें PSU रिक्रूटमेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। हम लोग पेपर बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ़ एग्जामिनेशन गेट में बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या उससे बच्चे का स्कोप बढ़ रहा है? नहीं। तो ONGC ने नहीं निकाला, ठीक है। तभी बीच में एक नोटिफिकेशन आया जिसे बोलते हैं CII पेट। अब हम लोग नहीं जानते कि ये सरकार के द्वारा दिया गया था कि ये अपने आप बना है, हमें इसके बारे में नहीं पता, ठीक है। लेकिन ये भी एक स्कैम ही है। कैसे, ज़रा मैं इसको साबित करने की कोशिश करता हूँ। इसका एग्जामिनेशन होना था, इससे बच्चे को सेलेक्ट किया जाता, उसको रिकमेंड किया जाता बड़े बड़े प्राइवेट कंपनीज़ के अंदर, जैसे कि जिसमें किर्लोस्कर का नाम था, किर्लोस्कर एक बहुत बड़ी कंपनी है, टाटा ग्रुप का नाम रखा गया था, L&T का नाम रखा गया था, सैमसंग का नाम था। बीच में पैकेजेस के बारे में भी डिस्कशन था कि सैमसंग 15 लाख का पैकेज दे रहा है, कहीं 21 लाख भी मेंशन कर रखा था। तो हम लोगों ने भी प्रमोट किया कि बच्चों को जॉब मिलेगी, बच्चों के लिए ये एग्जामिनेशन शायद कुछ ना कुछ
एक अच्छा नतीजा निकाल पाए। बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म को भरा भी, बहुत सारे बच्चों ने कोशिश करी कि यार हम इस एग्ज़ामिनेशन के थ्रू अपने घर वालों के लिए एटलीस्ट एक जॉब तो निकाल सकें। अभी घर वालों को इकोनॉमिकली स्टेबलाइजेशन देने की बात बच्चे के मन में चल रही है। बच्चे ने पिछले 15-16 साल से जो पढ़ाई करी है, ठीक है, जो पिछले 4 साल में जो कर्जा हुआ है उसे उतारने के लिए जॉब के लिए एक और कोशिश की। आईपैड का रिजल्ट आया, बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए, उन्हें रिकमेंड किया गया पर पता नहीं कहाँ। उन्हें बोला गया कि आप रिकमेंडेड स्टेट में हैं, आपको जॉब मिलेगी। और फिर से एक नया CII iPad 2.0 के नाम से लॉन्च कर दिया गया। अब देख लीजिए, अब धकोसले देख लीजिए कैसे दिए जा रहे हैं। समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। मैं ना ही अभी तारीफ़ कर रहा हूँ किसी की, ना ही बुराई कर रहा हूँ, मैं सिर्फ फैक्ट पे बात कर रहा हूँ जो मुझे पिछले इतने सालों से दिखता हुआ नज़र आया। ठीक है, ONGC वाली बात हमने करी, IRMS की बात करी, ये CII iPad की बात करी। बात बीतती चली गई, दिसंबर तक आ गया। ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विसेज ने अपनी नोटिफिकेशन अगस्त के आसपास रीशेड्यूल कर दी, बोला कि पोस्टपोन कर दी, बोला कि हम जनवरी में नहीं करवाएंगे कोविड के केसेस को देखते हुए। जहां गेट पोस्टपोन नहीं हो रहा था, इंजीनियरिंग सर्विसेज पोस्टपोन हुआ, उसे 18 जुलाई को किया गया। ठीक है, कोई इशू नहीं हमें यहाँ तक, गेट का एग्ज़ाम हुआ। ONGC की नई फ्रेश वैकेंसी कम से कम 2021 के लिए आनी चाहिए थी, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। अभी उस बात को, उस एग्ज़ाम को हुए कम से कम 5 महीने हो चुके हैं, 4 महीने हो चुके हैं। जुलाई आने वाला है, जून में हम लोग आ चुके हैं, फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था, मार्च में रिज़ल्ट आ गया, अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, जून निकल गया। अब देख लीजिए 4-5 महीने हो चुके हैं, ONGC की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं है। 254 वैकेंसी पिछले साल की, इस साल की लगभग 150 मान सकते हैं हम लोग, तो 450, 400, 450, 500 वैकेंसीज़ के ऊपर, जो मैकेनिकल के लिए ही मैं काउंट कर रहा हूँ, ओवरऑल लगभग 2000 वैकेंसीज ONGC में होगी, जिसके लिए रिक्रूटमेंट की बातचीत नहीं हो रही है। हम लोग हैशटैग चला रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैशटैग चला रहे हैं, हमें पता है कि हैशटैग फॉर दिस, लेकिन ONGC के मैटर पे हैशटैग सिर्फ एक SK मॉडल सर ने चलाया है, बाकी मैंने शायद ही किसी को देखा हो। मैं SK मॉडल सर का इसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो इन चीज़ों को भी ऑब्जर्व कर रहे थे और उन्होंने इन चीज़ों पर भी एक अच्छी ट्विटर पे पोस्ट डाली है। ठीक है, जो एक अच्छी बात है, और इस चीज़ के लिए मैं SK मॉडल सर का बहुत धन्यवाद भी करना चाहूँगा। ठीक है, अब ये सारी बातचीत चल रही है, ONGC का कोई रिक्रूटमेंट के बारे में 2 साल से खबर नहीं है। हमें कोई खबर नहीं है कि कहाँ चला गया हमारा IRMS। रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज की आज तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई। कैसे? जब हमने वो लास्ट बातचीत करी थी, अभी मैंने आपको बताया कि कैसे IRMS रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज में के जो लास्ट पब्लिक नोटिस था, उसमें उन्होंने क्या कहा था कि हमारे बातचीत चल रही है, एक लीक हुआ था, लीक भी बोल सकते हैं उसको, या प्रेजेंट किया गया था, जिसमें ये था कि कई लोग ये चाहते हैं, लगभग जो ऑफिशियल्स हैं वो ये चाहते हैं कि इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू रिक्रूटमेंट हो, ना कि सिविल सर्विसेज के थ्रू। तो हम लोग आशा कर रहे थे कि जब इंजीनियरिंग सर्विसेज का या सिविल सर्विसेज का नोटिफिकेशन आएगा, तब शायद रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज के बारे में एक आध बात निकल के आए। सिविल सर्विसेज का नोटिफिकेशन आया, लोगों ने देखा कि इसके साथ रेलवेज़ के बारे में कोई बातचीत नहीं की गई है, इसका मतलब रेलवेज सिविल सर्विसेज से नोटिफाई नहीं कर रहा है। अधिकतर इंजीनियर्स उस दिन बड़े खुश हुए, ठीक है, इवन हम लोग भी खुश हुए एज अ टीचर कि यार एटलीस्ट कहीं तो सरकार हमारे बारे में सोच रही है और शायद इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर जॉब निकल जाए। खुश हुए। इंजीनियरिंग सर्विसेज का 1-2 महीने रुकने के बाद इंजीनियरिंग सर्विसेज का नोटिफिकेशन आया। वी वर हैप्पी विद दैट कि चलो इंजीनियरिंग सर्विसेज का नोटिफिकेशन आया है। रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज के बारे में कोई बातचीत की गई होगी, लेकिन निराशावादी शायद हमारे जीवन में फैल चुकी है, निराशावाद ज़िंदगी में फैल चुका था। यहाँ पर भी रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज के बारे में कोई बातचीत नहीं की गई। सोचने वाली बात है कि कहाँ गलती हो रही है। ठीक है, आप नोटिफिकेशन निकाल कर वापस ले लेते हो, आप नोटिफिकेशन निकाल नहीं पा रहे हो, आप रिक्रूटमेंट का डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, लेकिन आप इलेक्शंस करवा पा रहे हैं। कैसे हो सकता है यार ये? आप वेस्ट बंगाल में जाके इलेक्शन करवा पा रहे हैं, आप यूपी के इलेक्शन के लिए तैयार हो रहे हैं, आप पंजाब के इलेक्शंस के लिए तैयार हो रहे हैं। आपके लिए पूरे देश भर में जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पर जाना ज़रूरी है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट जो इतनी तेज़ी से फैल रहा है, आप उसके बारे में ना ही बात करना चाहते हैं, ना ही सुनना चाहते हैं। आप लोगों को बोल रहे हैं कि कॉपी पेन लें, स्वदेशी बने, देश के सामान को उठाएं, लेकिन देशियों के बारे में सोचा तो जाए।
हम नहीं बोल रहे कि आप कहीं गलत हो सकते हैं, आप कहीं सही हैं, ठीक है। हम उस स्थिति में अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं और उस लेवल पे मैं नहीं हूं कि मैं आपको किसी चीज़ के लिए टॉन्ट मारूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जब हमें सिर्फ रैलियाँ ही निकालनी हैं, ठीक है, जब हमें सिर्फ यही सोचना है कि यार कैसे अपना परचम लहराया जाए, तो फिर हम जनता के बारे में सोचने कब बैठेंगे। चलिए, यहाँ की बात हुई, ये तो सब रेलवे मैनेजमेंट की बात थी, ये दिल की भड़ास थी जो निकलना चाहती थी काफ़ी समय से। अब रिसेंटली एक और नई नोटिफिकेशन आई, मैं बड़ा खुश था जब मैंने देखा कि 96-98 पोस्ट निकली है लगभग मैकेनिकल वालों के लिए, जो कि उस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए आई थी, जूनियर इंजीनियर की। UPRVUNL इसकी एक पोस्ट निकली है फॉर जूनियर इंजीनियर। इनको जूनियर इंजीनियर ट्रेनी चाहिए थे, इन्होंने निकाली नोटिफिकेशन, सब खुश थे हम कि चलो मैकेनिकल की कहीं पर तो वैकेंसी ज़्यादा, मतलब कहीं तो वैकेंसी ज़्यादा निकाली इन्होंने। मगर ये चीज़ भी, ये खुशी भी कुछ सेकंड में इन्होंने हमसे छीन ली। नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी के अंदर इन्होंने एलिजिबल रखा डिप्लोमा वालों को। एक बात बताइए, मैं सिर्फ इतनी सी एक बात जानना चाहूँगा, एक छोटी सी बात है, हम बैंक पीओ का एग्ज़ाम दे सकते हैं। बीइंग एन इंजीनियर आई एम एलिजिबल टू गिव एन एग्ज़ाम फॉर बैंक पीओ, आई एम एलिजिबल फॉर बैंक पीओ। Being an engineer, I am eligible for clerical exams. Being an engineer, I am eligible for NTPC, RRB NTPC, ठीक है। नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए मैं रेडी हूँ। मैं नॉन टेक्निकल पोस्ट की बात कर रहा हूँ, टेक्निकल की बात ही नहीं कर रहा हूँ। और जो टेक्निकल एग्ज़ाम है उसके लिए हम एलिजिबल नहीं हैं। बताइए कहाँ जा रहे हैं हम यार, ठीक है। आप बोलेंगे कि डिप्लोमा वालों को मौका नहीं मिल रहा, अरे यार तो उनके लिए खोलो ना बाकी जॉब्स, हम थोड़ा मना कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट टेक्निकल में तो हमें आने दो ना। हमारे लिए, हम इंजीनियर का काम टेक्निकल काम करना है, नॉन टेक्निकल काम करना नहीं है, जो कि गलत है, ठीक है। वी नो दैट कि आपके मन में कुछ प्लान्स चल रहे होंगे, पूरे सरकार के मन में कुछ प्लान्स चल रहे होंगे। मैं अभी भी आप लोगों के बारे में या किसी के बारे में भी ऐसा कुछ नहीं कहने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे क्या बोलते हैं, ये कहा जाए कि मैं देशद्रोही हूँ या ऐसी ऐसी कुछ बातें उठें। मेरा सिर्फ एक छोटा सा कहना है कि आखिर एम्प्लॉयमेंट पे बात करोगी, ये क्या निकाला है UPRVUNL में, क्या निकाला जो भी है। ये यूपी ने जो जेई के लिए पोस्ट निकाली है, आप SSC जेई में हमें रख रहे हो, SSC जेई में आप BTech BE MTech PhD वालों तक को आने दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पर जब जेई की पोस्ट निकल रही है, आप पूरे ऑल इंडिया को मत कवर करो, मत लो। मैं ये कहता हूँ पूरे ऑल इंडिया को मत करो, यूपी के लोगों को तो पेपर देने दो। एटलीस्ट उत्तर प्रदेश के जो बच्चे हैं वो तो एक चांस ले पाएंगे ना। अब पूरे देश की बात मत करो, पूरे देश को समझ सकता हूँ मैं कि एक उत्तर प्रदेश में नहीं दे सकते हो इतनी जगह, ठीक है, समझ में आया। लेकिन एटलीस्ट उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए तो खुलना चाहिए, ठीक है। मौका तो दो सबको, बराबरी का मौका तो दो, ठीक है। क्यों बीटेक यहाँ पर नहीं है, पहला सवाल। IRMS के बारे में अभी तक कुछ भी क्यों अपडेट नहीं किया गया? मोदी जी, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने ही कहा था कि कोई मेरे आने के बाद कोई भूखा नहीं सोएगा। अब हालत तो ऐसी हो गई है कि नींद तो आती ही नहीं है। अगर नींद ही नहीं आएगी तो इंसान भूखा सोएगा ही क्यों? हमें भूखा ही जागना पड़ रहा है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, मेरे ऊपर तो बाय गॉड्स ग्रेस कई लोगों के हाथ रहे हैं, कई लोगों ने मेरी बहुत सहायता करी है, लेकिन बाकियों का क्या, बच्चों का क्या, फ्यूचर का क्या? सो इस बात को मैं यहीं पे रोकना चाहूँगा। बस मेरे सवाल कुछ हैं, 3 ही सवाल हैं, जिन 3 सवालों के बारे में मैं आपसे जानना चाहता था। एक हैशटैग है जो मैंने नीचे डाला हुआ है, इस हैशटैग को सबसे ज़्यादा वायरल बनाएं, ठीक है। हैशटैग सिंपल सा यही है कि हम डिग्री वालों को जेई की पोस्ट के लिए क्यों एलिजिबल नहीं मान रहे हैं। हैशटैग IRMS का नोटिफिकेशन कब चलेगा, हैशटैग कब ONGC रिक्रूटमेंट करेगा, हैशटैग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। एक और बात तो मैं बताना ही भूल गया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एक बहुत ही जाना माना नाम है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की फैक्ट्रीज़ को भी आप प्राइवेट कर रहे हैं, प्राइवेटाइज कर रहे हैं। बेसिकली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का काम क्या है, ठीक है, डिफेंस के रिलेटेड जितने भी हथियार हैं उनको मैन्युफैक्चर करना, उनकी देख रेख करना, उन्हें संभाल के रखना, आप वो भी प्राइवेट कंपनियों के हाथों में दे रहे हैं। डिफेंस एक तरीके से अब प्राइवेट कंपनी के हाथों में जा रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करनी है, लेकिन डिफेंस सेक्टर को अगर आप प्राइवेट में डाल रहे हैं, आज का ही स्टेटमेंट है, ठीक है, तो
ये आपके होम अफेयर से आया हुआ है, आज का ही स्टेटमेंट है। अगर ऐसा होने लग गया तो फिर कहाँ पे जा रही है हमारी जनता? अगर प्राइवेट हाथों में डिफेंस हेल्थ सेगमेंट जाने लग जाएगा, सेक्टर जाने लग जाएगा, तो फिर गवर्नमेंट का काम ही क्या बचेगा? ठीक है। सो कुछ हैशटैग हैं जो नीचे दिए होंगे, आप उन्हें ज़रूर अपनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्विटर पे जाइए। ठीक है। मैं कुछ ऐसे टीचर्स को यहाँ पर थैंक यू करना चाहूँगा जिन्होंने बहुत कोशिश करी है अपने साथ बच्चों को लेके चलने की, और मैं बच्चों से भी गुजारिश करूँगा कि एटलीस्ट हम लोगों का सपोर्ट करें। अगर हम लोग एक हैशटैग चला रहे हैं तो वो आपके भले के लिए है, आप ट्विटर पे डालें और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी रीच करवाएं। कोई बात नहीं, ट्विटर 1 बार 2 बार 3 बार उसको लेट डाउन करेगा, लेकिन हमारी जनता में इतनी ताकत है कि हम अपनी बात सरकार तक पहुंचा के रहेंगे। एक बार सरकार तक बात पहुंचेगी तो अपने आप निष्कर्ष निकलते नज़र आएंगे। ठीक है। सवाल वही है, IRMS का क्या होगा, कब होगा, जॉब्स कब आएंगी, कब हम लोग ONGC या फिर ऐसे एग्ज़ामिनेशन जो हैं जिन PSUs के लिए हम लोग इतने समय से प्रिपेयर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उनमें जॉब्स कब निकलेगी। सो आज के मुद्दे को मैं यहीं रोकता हूँ। थैंक यू। आशा करता हूँ आपको चीज़ें सारी समझ में आई होंगी, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।